तो आज की क्लास में हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं NIUS ज्योग्राफी का। इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वही जिसमें हम सांस लेते हैं। अब बेसिकली हमें तो पता है कि एटमॉस्फेयर होता है, बट डू वी नो, हम यह जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स होती हैं और किन किन लेयर से एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ है। तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है, उसमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, स्ट्रक्चर क्या होती है एटमॉस्फेयर की, तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। देखिए, एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, दैट इज़ दी बायोस्फीयर। बायो मार्कर आज थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है तो एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर, अब देखिए, बायोस्फीयर एक पूरा का पूरा चैप्टर है आपकी बुक में, ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको जस्ट रफली बता देता हूँ दैट व्हाट इज़ द बायोस्फीयर, क्योंकि उसमें एक जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बायोस्फीयर में, वो एटमॉस्फेयर भी प्ले करता है। लेट्स से कि ये हमारा लिथोस्फीयर, ठीक है, दैट इज़ द हाइड्रोस्फीयर। ओके, ये हाइड्रोस्फीयर है। अब यहाँ पर हमें एटमॉस्फेयर देखने के लिए मिलता है, ये लिथोस्फीयर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोस्फीयर हो गया, ठीक है। मान लीजिए अब इनके जो बीच का हिस्सा है, जिसमें आधा जो हिस्सा है हमारा हाइड्रोस्फीयर का है, ठीक है, और आधा हिस्सा है हमारा लिथोस्फीयर का, और आधा हिस्सा है हमारा ये एटमॉस्फेयर का। अब टोटल अगर हम बात करें तो ये बन जाता है हमारा पूरा बायोस्फीयर, सॉरी, ये हिस्सा एटमॉस्फेयर का, तो इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर ही एक ऐसी पर्टिकुलर जगह है, यानी एक ऐसी पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर जीवन पॉसिबल है, ठीक है। अब क्लास को चालू कर लेते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर आपको समझ में आ चुका है कहते कैसे, इसी को बायोस्फीयर बोलते हैं। एक तरह का इकोसिस्टम, वेरएज काफ़ी सारे इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, और हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। अब जब ये तीनों इस सर्कल में कंप्लीट हो जाते हैं, तो इन तीनों आकर मिल जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं पूरे सर्कल को बायोस्फीयर, क्योंकि यहीं पर जीवन पॉसिबल है, ठीक है। समझ में आपको बायोस्फीयर क्या होता है। अब चलते हैं आगे आपके चैप्टर की तरफ। अब देखिए, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आप ये तो जानते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, यहाँ पर सन है। अब इसके चारों ओर काफ़ी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट पूरा करते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर आता है हमारा, कौन सा आता है बता देता हूँ मैं ही, मरकरी, दूसरे नंबर पर वीनस, और तीसरे नंबर पर हमारा अर्थ, और चौथे पर मार्स आता है, ठीक है। तो आगे भी आते हैं, मगर हम थोड़ा सा यहीं पर सीमित रहते हैं और इसी को देख लेते हैं। अब ये जो अर्थ है, अब इन सारे प्लैनेट जितने भी सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, तो इन सारे सोलर सिस्टम में हमारा जो अर्थ है वो ही एक ऐसा यूनिक, सॉरी ये नहीं, ये तो मार्स हो गया, ये एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जहाँ पर जीवन की संभावना है। अदरवाइज अगर हम देखें, अगर हम सैटर्न को ही ले लेते हैं, इसके बाद तो जुपिटर आता है, उसके बाद सैटर्न आता है, ठीक है। अब सैटर्न को ही ले लेते हैं। सैटर्न के पास उसके खुद के उपग्रह जो हैं, खुद के सैटेलाइट जो हैं, काफ़ी सारे सैटेलाइट हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 17 हैं, ठीक है। तो उसके जो सैटेलाइट, जैसे कि हमारी पृथ्वी का भी एक सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून, ठीक है। अब ये जो सैटेलाइट है यानी उपग्रह, अब हम देखते हैं कि जो जुपिटर है वो तो कहीं ना कहीं उसे गैस का घेरा कहा जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैसियस एलिमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब हम सैटर्न की बात करते हैं तो सैटर्न में भी हमें जो गैसियस पहाड़ और गैसियस सारी चीज़ें गैस फॉर्म में देखने के लिए मिलती हैं। क्या वहाँ पर जीवन संभव है? अभी तक तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी तक तो ये पता नहीं लगा पाया है, बट दे आर इन द क्वेस्ट ऑफ, मतलब वो इस खोज में है कि वो जीवन को खोज सकें। तो ऐसे ही हाल फिलहाल में एक स्टडी भी सामने आई है, जिससे हमें ये पता चला है कि पृथ्वी जैसा जो दूसरा सोलर सिस्टम है हमारी गैलेक्सी में एक और सोलर सिस्टम है, वहाँ पर हमें हमारी पृथ्वी के जैसा ही एक और ग्रह देखने के लिए मिला है, ठीक है। उसका मुझे नाम याद नहीं है, नंबरों में नाम है, ठीक है, थोड़ा सा ये फैक्चुअल हो जाता। तो यहाँ पर ये चीज़ साइंटिस्टों ने खोजने की कोशिश करी है कि आखिरकार क्या हमारी पृथ्वी के अलावा भी कोई और जगह ऐसी है जहाँ पर जीवन संभव है। तो दे हैव बीन एबल टू डू दैट।
तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फाइंड आउट करने में, इस चीज़ को खोजने में सफल रहे। ठीक है, अब देखिए मानिए ये एक गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी है, जस्ट लाइक ये एक पॉइंट है, इसके चारों ओर यूं इस पंखे के आकार में हमारी जो गैलेक्सी है दैट इज़ द दुग्ध मेला और मिल्की वे, और इसके बराबर की जो बहन है गैलेक्सी है इसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। ठीक है, अब ये एंड्रोमेडा है, ये है मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे। अब ये जो मिल्की वे गैलेक्सी, ये मतलब एंड्रोमेडा जो है मिल्की वे हमारी खुद की गैलेक्सी के सबसे पास की गैलेक्सी है। ठीक है, अब ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सियां हैं, लाखों करोड़ों, इसी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम्स हैं, लाखों करोड़ों पृथ्वी हैं, पृथ्वी जैसे कई घिरे होंगे, उन पर जीवन संभव होगा। बट हमारे सोलर सिस्टम में तो सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट है ना जहाँ पर हमने देखा कि जो जीवन है वो संभव है। ठीक है, हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गैसेस थी, जब अर्थ फॉर्म हो रही थी ना तो वहाँ पर कुछ गैसेस थी, जैसे कि मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, H2O हो गया, और NH3 दैट इज़ द मीथेन हो गया। ठीक है, तो अलॉन्ग विद द अदर जो गैसेस थी, कहीं ना कहीं इन्होंने ही जो हमारी जो फर्स्ट लाइफ थी ना, बायोमोलिक्यूल्स और अमीनो एसिड्स वगैरह को फॉर्म करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे। और आज के समय में लाइफ इतनी इवॉल्व हो चुकी है दैट ह्यूमन इज़ जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। एडवांसमेंट इतना हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं हमें इवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये रही बात, यहाँ से ख़त्म करते हैं इस बात को, यहीं पर आगे चलते हैं आपके चैप्टर की तरफ। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बात करें दैट इज़ द अर्थ इज़ द यूनिक प्लैनेट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही लाइफ संभव है। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, अब अर्थ को जब बन रहा था, हमारा जो अर्थ बन रही थी, उसको फिलहाल के दौरान, उस समय के दौरान अर्थ को अगर सराउंड करा था तो वो सबसे ज़्यादा जो गैस थी वो थी मीथेन, NH3। ठीक है, या NH2। ठीक है, NH4 अमोनिया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया आपको, तो मीथेन थी और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि अर्थ उस समय पर बहुत ज़्यादा हॉट हुआ करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब होता नहीं लावा टाइप इतनी हॉट हुआ करती थी, तो वहाँ से गैसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता था उसमें से पायरोक्लास्टिक मटेरियल और अदर जो हार्मफुल और पॉइजनस गैसेस वगैरह बाहर आती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिली। तो उन्होंने ही एक तरीके का जो जाल है ना अर्थ की तरफ यानी मानकर चलिए, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जाल बुन रखा था। यहाँ पर काफ़ी डेंजरस जो गैसेस वगैरह थी वो थी। तो धीरे धीरे यहाँ पर H2O पानी भी उभर कर आया। तो पानी के साथ जब ये सारे के सारे जो केमिकल्स थे, जैसे कि कार्बन हो गया, मीथेन हो गया, और हाइड्रोजन हो गया, और वाटर हो गया, तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने एक साथ रिएक्शन चालू करी। एक साथ रिएक्शन चालू करने के बाद जो आज के समय में हम लाइव देखते हैं ना, तो सबसे पहले एक जो मोनोसेल बनाया गया, तो उसके बाद धीरे धीरे अमीनो एसिड, फिर बायोमोलिक्यूल्स, तो ऐसे ही धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व हुई। और आज के समय में इंसान यानी ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं, अदर एनिमल, उनके फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही इवॉल्व हुई है। तो यहाँ पर ये जो एटमॉस्फेयर था, तो इस समय पर जो हाल फिलहाल में जब अर्थ बन ही रही थी, तो इन्हीं जो अलग अलग प्रकार की गैसें हैं उनसे भरा हुआ था, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया इतना पार्ट। ठीक है, तो द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के उसको किसे बोलते हैं वो समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये अर्थ का इंटीग्रल पार्ट है। विदाउट दिस एटमॉस्फेयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू नो, दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड ऑलवेज। ठीक है, अब इट इज़ कनेक्टेड विद द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि अर्थ से कैसे कनेक्टेड है ये एटमॉस्फेयर। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए, सर ये जो एटमॉस्फेयर है जो अर्थ के चारों ओर है, कि ये बाहर भी तो जा सकता था। बाहर इतना बड़ा अंतरिक्ष है, इतना बड़ा हम काला काला अंतरिक्ष देखते हैं, तो वहाँ पर भी तो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, सो दैट कि हम वहाँ पर भी सांस ले सकते हैं। भाई नहीं, देखिए सन है, ये सन है। सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो अर्थ के मुकाबले कई लाख गुना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स सन की। इसीलिए सन अपनी तरफ इसने आकर्षित करता है प्लैनेट्स को, और अपने ही चारों ओर ये चक्कर लगाते रहते हैं। ये मानकर चलिए आपने एक कपड़ा लिया, ये तो वैसे आइंस्टाइन की थ्योरी है, E = mc²। ठीक है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे।
ठीक है। अगर यहाँ पर हम एक बॉल डाल देते हैं तो एक नीचे की तरफ झुक जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है, तो यहाँ पर बॉल आ जाती है। अब ऐसे ही इस गोले में चारों ओर ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आवर अर्थ। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है। अब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जस्ट लाइक ये अर्थ है, ये अर्थ का इंटीरियर है यानी कोर। अब ये जो है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब आकर्षित गुरुत्वाकर्षण बल को इमिट कर रहा है, छोड़ रहा है और अपनी तरफ चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर जो है ना अर्थ के चारों ओर, उसको भी ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं जो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, उन्होंने ही जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसको परसिस्ट रखा है, ज्यों को त्यों रखा है, ठीक है, और उसी ही शेप में रखा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ, सो दैट कि यू नो इट बेटर, द एयर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। एयर सबको पता है कि एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। और यहाँ पर एक और लेयर पाई जाती है, दैट इज द ओजोन, O3। यहाँ पर ओजोन में 3 पार्टिकल होते हैं, किसके? ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल होते हैं। तो ये ओजोन लेयर पाई जाती है, बहुत ही थिन लेयर है बट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेयर है ये। क्यों? क्योंकि समवेयर वी सी कि ये जो है ना, ये जो लेयर है एक बहुत ही पतली सी लेयर है अर्थ के चारों ओर, एटमॉस्फेयर के साथ साथ है। तो ये जो लेयर है, ये जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, काफ़ी सारी जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो ह्यूमन लाइफ जो यहाँ पर अपब्रिंगिंग जिसकी हो रही है और जो इवॉल्व हो रही है, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नहीं तो अगर ये ओजोन लेयर हमारी अर्थ पर अगर नहीं होती तो कहीं ना कहीं जीवन भी असंभव था हमारी अर्थ पर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? तो यहाँ पर मैंने यही लिख रखा है, द एटमॉस्फेयर इज लाइक अ लार्ज प्रोटेक्टिव कवर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यू कैन नॉट इमेजिन एनी काइंड ऑफ लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ इट, ठीक है। समझ में आया? एयर की बात हो रही है यहाँ पर। एयर के अगर हवा नहीं होती देन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर हर जगह पर एक जैसा नहीं है। एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, आई विल लेट यू नो, ठीक है। देखिए, मेरे को 1 मिनट इरेज करने दीजिए इसको। ये एक लेयर है, इसके बाद ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और यहाँ पर एक और स्फेयर आती है, ठीक है। और यहाँ पर ये आती है थर्मोस्फेयर, ठीक है। इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग में से स्लिप हो गया है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, ये इक्वेटर है हमारी 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पर पोल्स की तरफ ये जो लेयर है ना ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है, वो कहीं ना कहीं घट जाती है और बहुत ही मिनिमल रह जाती है। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज फेस अ काइंड ऑफ प्रेशर लाइक थिंक, कहाँ पर? पोल्स पर जब भी हम जाते हैं। और whenever we move upward from the crust of the earth, we always see that the pressure as well as the quantity of the air is reducing, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ द एयर यानी एयर की जो मात्रा है वो रिड्यूस हो रही है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और जो टेम्परेचर है दैट ऑल्सो रिड्यूसेस व्हेन वी ट्राई टू मूव फ्रॉम द इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द स्पेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन जो है अर्थ की, काफ़ी सारी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, और भी है, दिमाग से उतर रही है, बट आई विल लेट यू नो ऑल द लेयर्स, ठीक है, इन योर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इस चैप्टर में हम सारी पढ़ेंगे मगर अगली क्लास में, ठीक है। अब देखिए, गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें गैसेस तो पाई जाती हैं, मगर गैसेस के साथ साथ जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। वाटर वेपर्स का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है और डस्ट पार्टिकल्स का भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है अलॉन्ग विद दी गैसेस, ठीक है। अब गैसेस में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, एम्पल अमाउंट में पाई जाती है ऑक्सीजन के साथ साथ, ठीक है। अब ये दोनों ही ऐसी गैसेस हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें 99% इन्हीं का हिस्सा है, ठीक है। अदर जो 1% बचता है, वो जो 1% है ये कहीं ना कहीं इन गैसेस ने घेर रखा है, जैसे कि ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नायन, हीलियम, ठीक है। तो ये सारी जो गैसेस हैं कहीं ना कहीं, काफ़ी सारी गैसेस वैसे तो हमें हमारे एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलती हैं, बट व्हाट यू नीड टू नो इज़ गिवन इन दिस क्लास, ठीक है।
अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए नाइट्रोजन जो है वो 78% हमारी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है वो 20% पाई जाती है, 20.9%, तो ऑलमोस्ट हो गया 99%। अब जो सेकेंडरी गैसेज हैं जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, ओजोन, अदर, ठीक है, तो ये सारी गैसेज हैं जो 0.99% हमारे एटमॉस्फेयर में हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए ओजोन जो गैस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। ये कहीं ना कहीं हमारे जो एटमॉस्फेयर काफ़ी थिन लेयर होती है, ठीक है, बट अगर हमारे द्वारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ अगर रिड्यूस नहीं हुई, लाइक हम जो है क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ पर पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज पेट्रोलियम, शेल गैस और कोयले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंथ्रेसाइट और वगैरह वगैरह जितने ही पाए जाते हैं, ठीक है, वैराइटीज़ कोल में, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट अभी की काम नहीं है उनका, मैं खाली एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कोल वगैरह हो गया तो वो सारी चीज़ें हमारे द्वारा बर्न करी जाती हैं, जलाई जाती है, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और क्या होता है फिर, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इमिट करेंगे, उसका खपत ज़्यादा होगी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा रिलीज़ होगी। उसके रिलीज़ ज़्यादा होने से क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा अर्थ में, ठीक है। अर्थ एक फॉर्मूले पर डिपेंड करती है, रेडिएशन और री रेडिएशन रात के समय में होता है और रेडिएशन दिन के समय में होता है। रेडिएशन का मतलब एब्जॉर्प्शन, इंसोलेशन, ठीक है। री रेडिएट होती है अर्थ जब एटमॉस्फेयर भी उसमें कहीं ना कहीं काम करना चालू कर देता है और अर्थ खुद भी अपने आप को गर्म रखती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप इतना समझिए अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो एक अमाउंट है इसका मतलब ओजोन गैस का, वो बहुत ही लिटिल अमाउंट हमें हमारे एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलता है। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं जैसे कि यूवी रेज हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये सारी जो रेज है ना इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, और आपको पता है कि अगर शॉर्ट वेवलेंथ होगी दैट विल बी द मोर डिस्ट्रक्टिव एंड मोर हार्मफुल देन अदर जो लॉन्ग वेवलेंथ है जिनकी, ठीक है। तो इसीलिए ये ओजोन जो लेयर है कहीं ना कहीं इन रेज को, जो खतरनाक रेज सन के द्वारा भेजी जाती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए ये जो विजिबल लाइट है ना, जिनकी वेवलेंथ 400 से 700 के बीच में रहती है, तो कहीं ना कहीं ये इनके बीच में जितनी भी लाइट्स रहती हैं इनको हम देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, तो यही विजिबल लाइट कहलाती हैं। और ये जो इनसे ज़्यादा जिनकी जो फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो फिर ये कहलाती हैं इंफ्रारेड रेज, ठीक है। अब ये जो ओजोन गैस है कहीं ना कहीं जो हमारी धरती पर लाइफ है उसको कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग में, उसकी ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में और उसकी कहीं ना कहीं एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है पिछले ज़माने से ही, ठीक है, एंशिएंट टाइम से ही, ठीक है। अब देखिए वाटर वेपर की बात करें तो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन की बात कर ली, वाटर वेपर की बात कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में पाया जाता है ना, मगर ये बहुत ही क्रूशियल है वाटर वेपर जो है। अब वाटर वेपर हम कैसे देखने के लिए मिलता है, हमारा समुद्र है, सपोज समुद्र है, समुद्र में से क्या होता है, समुद्र में से इवेपोरेशन होता है ना, जस्ट सेकेंड, सपोज ये समुद्र है, ठीक है। अब यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, ऊपर की साइड इवेपोरेशन हो रहा है ना, जब ये इवेपोरेशन हो, जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्म करेगा। अब वाटर वेपर इन द सेंस वो तो गैसेस फॉर्म है, तो क्लाउड तो फॉर्म कर ऐसे नहीं कर लेगा, मगर यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ना, ये जो डस्ट पार्टिकल्स अब इनके चारों ओर वाटर जो है ना इकट्ठा हो जाएगा, और फिर ये ऊपर जाएगा ना, कंडेंस हो जाने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं रियल वाली, ठीक है। देखिए यहाँ से पानी उड़ा, पानी ऊपर गया, और यहाँ पर ट्रांसपिरेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी बताऊंगा। यहाँ से ऊपर उड़ा, यहाँ पर बादल फॉर्म करने के बाद जब ये बादल मूव करने लगते हैं, वो ह्यूमिडिटी की वजह से मूव करते हैं। सपोज अब आप बस इतना ये समझिए कि बादल जब फिर मूव करने लगते हैं हवा के कारण जब मूव करते हैं, उनके बीच में अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाता है, या फिर इनके जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होती है, इनके पानी कैरी करने की क्षमता, यानी वाटर वेपर को कैरी करने की क्षमता जब वो हाई हो जाती है, जैसे कि मानकर चलिए एक बकेट है जिसमें आप 10 लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं, बट यू आर कॉन्टिन्यूसली फिलिंग इट, और यहाँ पर ये 10 लीटर से अगर ऊपर इसमें पानी आएगा तो ये फिर ये
बाहर निकालना, जो इसे इसका जो फिलिंग है वो आउटफ्लो करने लगेगा, ठीक है, आउटफ्लो करने लगेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। इस बादल की कैपेसिटी है 10 लीटर पानी को स्टोर करना, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो ये प्रेसिपिटेशन के रूप में यानी बारिश के रूप में बरसना चालू कर देगा। अगर इसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल भी आता है ना तो भी ये बरसना चालू कर देता है, ठीक है। ऊपर कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन के प्रोसेस को यही बोलते हैं कि जब ये ओशन में से पानी वेपराइज होता है, इवेपोरेशन होता है, तो इवेपोरेशन होने के बाद भाप के रूप में इवेपोरेशन होता है, तो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना उनके चारों ओर ये जो पानी है ना इकट्ठा होने लगता है और कुछ इस तरीके का दिखने लगता है, इस तरीके का दिखने लगता है ना। तो ये पानी इकट्ठा हो रहा है, तो ये जो ऊपर यही प्रोसेस होती है। जब ये ऊपर प्रोसेस होती है तो कंडेंस हो जाता है, बादल बन जाते हैं। बादल बनने के बाद क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर बारिश हो जाती है, दैट इज़ द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये वाटर वेपर का काम हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैक्सिमम अमाउंट जो वाटर वेपर है वो कहाँ पर हमें देखने के लिए, हॉट वेट रीजन में हमें देखने के लिए मिलता है। हॉट वेट रीजन खासकर ये जो हॉट वेट रीजन होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑब्वियसली हॉट वेट रीजन है तो कहीं ना कहीं इक्वेटर की तरफ ही पाए जाएंगे, ठीक है। ये हमारी अर्थ, ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस, और ये सब ट्रॉपिकल हाई और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी तरफ ही कहीं ना कहीं जो वो है इवेपोरेशन प्रोसेस सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा जब इवेपोरेशन यहाँ पर होगी तो यहाँ पर पानी ऊपर उठेगा, कुछ इधर की साइड चला जाएगा, कुछ इधर की साइड चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक कन्वर्जेंस बेल्ट होती है, दैट इज़ दी ITCZ, ये वाली इक्वेटर पर होती है ITCZ, यहाँ पर होती है सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है, यहाँ पर होती है सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो कुछ वाटर जो है, कुछ बादल इधर चले जाएंगे, कुछ बादल इधर चले जाएंगे, यानी यहाँ पर भी वर्षा होगी, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग विंड जो है वो कन्वर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पर भी वर्षा होगी और यहाँ पर भी वर्षा होगी, ठीक है, होगी ना। तो इसलिए यहाँ पर इसके बीच वाला, इन दोनों रीजन के बीच वाला रीजन जो है हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर रेगिस्तान देखने के लिए मिलता है। सहारा मरुस्थल हो गया, हमारा थार डेजर्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहीं पर देखने के लिए मिलती हैं। तो वाटर वेपर जो है सबसे ज़्यादा हॉट वेट रीजन में इवेपोरेट होता है और ड्राई रीजन्स में इवेपोरेट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। मतलब ड्राई रीजन जो होते हैं जैसे कि सहारा हो गया, वहाँ पर पानी नहीं है तो इवेपोरेट क्या होगा, कुछ नहीं, मगर समुद्र की जो सतह है ना वहाँ से सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है ना ये डिक्रीज़ होता जाता है जब ये हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ना कंडेंस होता जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? देखिए एक मिनट एक चीज़ को समझिए आप यहाँ पर, वो क्यों सपोज़ ये है हमारी अर्थ, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30, यहाँ पर 60 और यहाँ पर पोलर हाई यानी 90। जब ये वाटर इधर की साइड मूव करेगा ना, वाटर वेपर इधर की साइड मूव करेंगे तो वाटर वेपर कंडेंस होती चली जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ इधर स्नो और इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। समझ में आई बात आपको? वाटर ड्रॉपलेट्स और या फिर स्नो के रूप में कंडेंस होती चली जाएंगी। फिर ये स्नोफॉल होती है 90 डिग्री पर जाकर, ठीक है, पोल्स पर जाकर स्नोफॉल होती है। या अगर जब कंडेंस हो जाती हैं वाटर वेपर, जब कंडेंस हो जाते हैं और ड्रॉपलेट्स के रूप में आ जाती हैं तो बारिश कर देती हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए वाटर वेपर जब भी मूव करती हैं लोअर लैटिट्यूड यानी इक्वेटर से पोल्स की तरफ तो वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। और यही सेम प्रोसेस होती है जब आप अर्थ की जो ये है, ये देखिए ये अर्थ की सरफेस है और आप ऊपर स्पेस की तरफ मूव करना चालू कर देंगे तो टेम्परेचर है डिक्रीज़ होगा यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीज़ नहीं होगा। और प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा यहाँ पर, ठीक है, प्रेशर जो है इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर एयर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जब डिक्रीज़ होगा तो वाटर वेपर जो है वो भी कंडेंस होने लग जाएंगे, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट पर आने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो डिक्रीज़ हो रहा है, जो वाटर वेपर थी वो वाटर ड्रॉपलेट्स का रूप ले रही हैं और वो मूव कर देती हैं एक स्थान से इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर, ठीक है। अब जब भी इनके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो वहाँ पर वर्षा होने लग जाती है, प्रेसिपिटेशन होने लग जाता है। प्रेसिपिटेशन एक कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, कीवर्ड कभी नहीं भूलने हैं, ठीक है। अब देखिए वाटर वेपर रीचेज इन द एटमॉस्फेयर थ्रू इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है?
पत्तियां देख रहे हैं आप, ये पत्तियां कभी कभी आपने देखा होगा पेड़ की पत्तियां सूख जाती हैं, वो धूप जब उनके ऊपर पड़ते हैं तो ये पत्तियां अपना भोजन भी बनाती हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो पेड़ों में घटित होती है, पेड़ों में घटित होती है थ्रू दियर लीव्स, थ्रू दियर लीव्स। ठीक है, अब यहाँ पर इनके द्वारा फिर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण, और पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। ये स्टेम देख रहे हैं, स्टेम वाला हिस्सा, यहाँ पर दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। जहाँ पर जाइलम जो है 90% वाटर यहाँ पर सप्लाई करता है फ्रॉम द डीप रूट से ऊपर तक, और फ्लोएम ऑलमोस्ट 10% वाटर सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट्स भी, ताकि पेड़ की ग्रोथ में कहीं ना कहीं उसे हेल्पफुल मिल सके। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है, वो जो रूट्स हैं नाइट्रोजन ज़मीन से ले लेती हैं, कुछ एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। ठीक है, अब जो एनर्जी है पर खाना बनाने के लिए पौधों के लिए, वो कहीं ना कहीं बाहर से ही मिलती है, सन से मिलती है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण भी होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है पानी को एब्जॉर्ब भी करता है इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन हम नॉर्मली देख लेते हैं, बट जो पेड़ों में होता है वो होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जस्ट ट्रांसपिरेशन आपको ये टर्म समझानी है, बाकी ज़्यादा कुछ आपको नहीं समझना है इसमें। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अभी जाइलम फ्लोएम वाला पार्ट है ना, इसे स्किप भी कर दोगे, कोई ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने की। ठीक है, जाइलम फ्लोएम को, वो बायोलॉजी का पार्ट है, बायोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डस्ट पार्टिकल की बात करें तो डस्ट पार्टिकल तो यही होते हैं, एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। इनके चारों अगर वाटर केंद्रित हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। अब यही कहीं ना कहीं जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हेल्प करते हैं कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन यही है, एक डस्ट पार्टिकल के चारों ओर वाटर वेपर इकट्ठे हो जाना और ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेना इसकी तरह। ठीक है, यहाँ पर लिख भी रहा है, दीज डस्ट पार्टिकल्स हेल्प इन द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। ड्यूरिंग कंडेंसेशन वाटर वेपर गेट्स कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अराउंड दीज डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, समझ में आया आपको भाई? अब आगे चलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको समझाई दी है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझाई दी है, तो शायद अब देख लेते हैं हम एटमॉस्फेयर की हमारे लिए महत्वता क्या है। पहली चीज़, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज़ द गिवन इन द पीरियोडिक टेबल बाय मेंडलीफ। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा महत्वता है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन तो हम सांस ही नहीं ले सकते। तो लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ये जो एटमॉस्फेयर है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्लांट्स के लिए, ताकि वो अपनी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है और एनर्जी को वहाँ से ले सकें। ठीक है, अब जो डस्ट पार्टिकल है कंडेंसेशन में बहुत ज़्यादा, एक जो है ना अर्थ के चारों तरफ एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का निर्माण करने में डस्ट पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर गोज ऑन चेंजिंग एंड डायरेक्टली अफेक्ट द प्लांट्स एंड लिविंग बींग। जहाँ पर बारिश हो रही है, जहाँ पर नहीं हो रही है। अब देखिए रेगिस्तान में, यानी आपने सऊदी अरेबिया का नाम सुना है, पठान लोग जो होते हैं सऊदी अरेबिया में, जितने आप उनकी वेशभूषा देखिएगा, उनके जो पहनावा है, उनका अटायर, उनकी जो चीज़ें हैं, उनका लाइफस्टाइल देखिएगा, वो कहीं ना कहीं हमसे अलग है। वो एकदम ढीले ढाले कुर्ते पहनते हैं, और हमारे यहाँ पर और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है अमेरिका एंड ऑल, वहाँ पर कुछ भी नहीं पहनते, मतलब पहनते हैं नॉट ऐसे जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडिया में पहनते हैं। हमारा कल्चर अलग है तो हमारा पहनावा भी अलग है। तो ये कौन डिसाइड करता है ये सारी चीज़ें? कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल रीजन या ज्योग्राफिकल लोकेशन ही अर्थ पर हमारे कल्चर को डिसाइड करती है। तो ऐसे ही जो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर है वो वहाँ के रहन सहन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अब ओजोन जो है प्रोटेक्ट करती है हर एक एलिमेंट को, हर एक लाइफ के एलिमेंट को प्रोटेक्ट करती है। सन की जो हार्मफुल रेज हैं वो आती हैं जब उनसे। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक आपके 9th चैप्टर का। तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। अपने दोस्तों के साथ और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए अब लाइक। ठीक है, लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि ये उन तक भी पहुँच जाए जो बच्चे NIOS ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट परस्यू कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए विदा चाहूँगा आपसे। जय हिंद।